देश में 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं। आपको जिस पर गुस्सा उतारना था, आपको जिस पर प्यार जताना था, वो आपने अपने वोट के जरिए जता दिया है। देश के करीब 80% जनता अपने प्यार और गुस्से का इजहार वोट के जरिए कर चुकी है। लेकिन कहीं आपके वोट के साथ कुछ घालमेल तो नहीं हो रहा है? कहीं आपके वोट के साथ कोई हेराफेरी तो नहीं हो रही है? नमस्कार, सियासी नुक्ता विद मुक्ता में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। वोटिंग के बाद शाम को चुनाव आयोग की तरफ से आने वाले आंकड़ों और उसके 2-4 दिन बाद आने वाले फाइनल आंकड़ों में इस बार बहुत ज्यादा अंतर दिखाई दे रहा है। इससे विपक्ष के नेताओं समेत तमाम लोग चुनाव आयोग के कामकाज पर संदेह कर रहे हैं। अब तो ये मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में भी पहुंच गया है। कहीं आपके वोट के साथ हेराफेरी तो नहीं हो रही है? आइए अपने इस शो में आज करते हैं इसी की पड़ताल। 5वें चरण में 49 सीटों के लिए वोटिंग हुई तो मतदाताओं ने तेज गर्मी की परवाह किए बगैर खूब जोश दिखाया। चुनाव आयोग की तरफ से जो आंकड़े आए उसके मुताबिक 5वें चरण में 59.36% वोटिंग हुई। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 73.14% मतदान दर्ज किया गया। वहीं महाराष्ट्र में सबसे कम 54.16% वोटिंग हुई। बिहार में 53.86%, जम्मू कश्मीर में 56.04%, झारखंड में 63.06%, लद्दाख में 68.47%, ओडिशा में 63.44% और उत्तर प्रदेश में 57.79% वोटिंग हुई। ये तो रहे चुनाव आयोग की तरफ से मतदान वाले दिन यानी 20 मई की शाम को जारी किए गए आंकड़े। लेकिन चौंकिएगा मत, 2-4 दिन में ये आंकड़े बढ़ सकते हैं। थोड़े बहुत नहीं, 4-5% तक। ऐसा हम किसी अंदाजे से नहीं कह रहे हैं। पिछले 4 चरण के चुनाव में मतदान के जो फाइनल आंकड़े आए हैं उनमें 4 से 5% की बढ़ोतरी देखी जा चुकी है। वोटिंग वाले दिन जो आंकड़ा बताया गया और जब फाइनल आंकड़ा आया उसमें 1 करोड़ 10 लाख वोटों का अंतर आ गया है। जी हाँ, पूरे 1 करोड़ 10 लाख वोटों का अंतर है। 4 चरण तक 379 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए। उसमें चुनाव आयोग ने जो फाइनल आंकड़ा जारी किया उसमें 1 करोड़ से ज्यादा वोटों का अंतर आ गया। यानी हर लोकसभा सीट पर तकरीबन 28,000 वोट बढ़ गए। ग्राफिक्स के जरिए अब आपको आंकड़े दिखाते हैं। पहले 2 चरण के आंकड़े देखिए। पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग हुई। चुनाव आयोग ने उसी दिन शाम को बताया कि 60% वोटिंग हुई है। जबकि 26 अप्रैल को दूसरे चरण में वोटिंग हुई तो उस दिन रात को बताया गया कि 60.56% वोटिंग हुई है। लेकिन 30 अप्रैल को इन दोनों चरणों के फाइनल आंकड़े जारी किए गए तो इनमें भारी अंतर दिखा। 19 अप्रैल की वोटिंग का फाइनल आंकड़ा अगर देखें तो 60 से बढ़कर 66.14% हो गया। जबकि 26 अप्रैल की वोटिंग का फाइनल आंकड़ा 60.56% से बढ़कर 66.71% हो गया। आपके दिलो दिमाग में हेराफेरी की आशंका गहराए इसके पहले तीसरे और चौथे चरण के वोटों में आए अंतर को भी जान लीजिए। तीसरे चरण में 7 मई और चौथे चरण में 13 मई को चुनाव हुए। 7 मई की शाम चुनाव आयोग ने कुल वोटिंग का आंकड़ा 61.45% बताया। लेकिन 8 मई की शाम फाइनल आंकड़ा 65.68% हो गया। इसी तरह 13 मई की शाम वोटिंग का आंकड़ा 67.25% बताया गया, लेकिन फाइनल आंकड़ा निकला 69.16%। इसलिए आप तय मानिए कि 5वें चरण, 6ठे चरण और 7वें चरण का फाइनल आंकड़ा भी इसी तरह बदलने वाला है। भारत के चुनावी इतिहास में ये पहली बार हो रहा है जब चुनाव के कई दिनों बाद तक चुनाव आयोग वोट का फाइनल आंकड़ा अपडेट कर रहा है। इसमें इतना अंतर आज तक कभी किसी चुनाव में नहीं देखा गया। चुनाव आयोग पहले से सवालों के घेरे में रहा है, लेकिन वोटिंग के फाइनल आंकड़ों में इतने बड़े अंतर ने इन सवालों को और गंभीर बना दिया है। जहां एक वोट से हार जीत का फैसला होता है, वहां 4 चरणों में 1 करोड़ 10 लाख वोटों का अंतर क्या गुल खिला सकता है, आप खुद ही समझ लीजिए। 5वें चरण के फाइनल आंकड़े अभी आए नहीं हैं, लेकिन देखिए 4 चरणों में वोटिंग का अंतर जिस तरह बदला उसी तरह 5वें चरण का फाइनल आंकड़ा भी कुछ अलग होगा। पहले 4 चरणों में उस दिन शाम को जारी आंकड़ों और फाइनल आंकड़ों में कितने वोट बढ़े ये भी देख लीजिए। पहले चरण में 5.5%, दूसरे चरण में 5.74%, तीसरे चरण में 4.23% और चौथे चरण में 1.9% वोट बढ़े हैं। चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल सिर्फ हम और आप नहीं उठा रहे हैं, बल्कि विपक्षी दलों से लेकर तमाम संस्थाओं ने इस पर शक जताया है। चुनाव सुधार पर काम करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर तो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जा चुकी है। एडीआर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कई तीखे सवाल पूछे हैं।
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने पूछा है कि वोटिंग का फाइनल आंकड़ा उसी दिन अपलोड करने में आखिर क्या दिक्कत है। अगर उसी दिन अपलोड नहीं कर सकते तो अंतिम आंकड़ा 48 घंटों में क्यों नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कई सवालों पर जवाब देने के लिए चुनाव आयोग को 1 हफ्ते का वक्त दिया है। अगली सुनवाई में चुनाव आयोग की तरफ से आधिकारिक सफाई दी जाएगी, लेकिन अभी चुनाव आयोग की तरफ से वही कहा जा रहा है कि देश के दूर-दराज इलाकों से फाइनल आंकड़ा जुटाने में वक्त लगता है। विपक्ष के नेता इन दलीलों को बकवास बता रहे हैं। दैट कांग्रेस मैनिफेस्टो सेज कि आपकी संपत्ति ली जाएगी और उन लोगों को दी जाएगी जो बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं, राइट? बट इलेक्शन कमीशन डज नथिंग. इंस्टेड ऑफ इशूइंग अ नोटिस टू हिम, दे इशू अ नोटिस टू द पार्टी, एंड दैट ऑल्सो इज नॉट अ नोटिस. जैसे आप अपने जो आपके प्रचारक हैं, जो स्टार प्रचारक हैं, उनको कहिए कि मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट फॉलो करो. नोटिस भी नहीं देते इस बात पे. एंड मैं आपको हज़ारों उदाहरण दे देता हूँ. इलेक्शन कमीशन इज कैप्चर्ड, your institution is governors is captured, Supreme Court itself says what are the governors doing, right? Your vice chancellors are all appointed. Most of your people, in fact in ministries now, RSS people are sitting there in the ministries. So let's be clear, you give me any institution in this media, mainstream media, captured. अब पूरे देश में ईवीएम के जरिए चुनाव हो रहे हैं, सभी मशीनें कंप्यूटर से जुड़ी हुई हैं, तो फाइनल आंकड़ों में देरी की चुनाव आयोग की दलीलें आसानी से हजम नहीं होती हैं। हालांकि कई पत्रकार चुनाव आयोग की दलीलों का बचाव भी कर रहे हैं। वो जब मतगणना होती है, चूंकि उसमें मशीन पे लिखा जाता है कि कितने वोट पड़े हैं, तो उस पे साइन भी होता है, जो वहां पे पोलिंग एजेंट होता है, जिस भी पार्टी के लोग वहां मौजूद होते हैं उनके साइन होते हैं, और सील किया जाता है। और जब मतगणना होती है तो वहां उसका मिलान किया जाता है। तो वो चूंकि पोलिंग एजेंट के साइन होते हैं और उन पोलिंग एजेंट की मौजूदगी में मशीनें खोली जाती हैं, तो उनको चेक कराया जाता है कि भाई देखिए इतने वोट पड़े थे और इतने वोट इसमें शो कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई गड़बड़ी की आशंका है, और ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। कि हाँ, ये जरूर चिंता का विषय है कि जो पहले चरण का मतदान हुआ था उसके 11 दिन के बाद जो है वो आंकड़ा जारी किया गया। ये निर्वाचन आयोग की खामी है, कमी है, और उस पर सवाल उठने लाजमी हैं। इस पर निर्वाचन आयोग को भी ध्यान देना चाहिए था। दूसरे कि जितने भी मत प्रतिशत जो उन्होंने दिया है उसको कितने वोटों में से कास्ट हुए या कितने वोट थे उसका आंकड़ा भी देना चाहिए। इसलिए राजनीतिक दलों ने ये चिंता व्यक्त की और उन्होंने कहा या आशंका व्यक्त की कि इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। चुनाव आयोग को ऐसे मामलों में कि जहां एक शक और शंका की गुंजाइश हो वहां ज़्यादा सचेत और ज़्यादा जो है वो एक खुलापन होना चाहिए, ताकि किसी को कहने का या सवालिया निशान लगाने का प्रश्न हो। कई चुनाव क्षेत्र काफ़ी बड़े होते हैं और उसमें बूथ की संख्या भी बहुत होती है, तो वो आंकड़े जुटाने में थोड़ा समय लगता है। जो उस दिन आंकड़े जारी होते हैं शाम को, वो एक तरीके से कहा जा सकता है कि वे टेम्परेरी डेटा होता है और उसे फाइनल करने में, पूरा जोड़ने में और इनवैलिड वोट्स वगैरह घटाने में कुछ समय लगता है। तो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन द्वारा जो एक प्रक्रिया अपनाई जाती है वो एक फूल प्रूफ प्रक्रिया है, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने भी कई बार सफाई भी दी है और कई बार उसे एक्सप्लेन किया है। तो ये तकनीकी कारण है जिसकी वजह से ये अंतर आता है, और इस पर अभी फ़िलहाल तो संदेह करने का कोई कारण नज़र नहीं आता। देश में जब संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में हो तो चुनाव आयोग इससे कैसे बच सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए 1 हफ्ते का समय दिया है और 17C का डेटा जारी करने को कहा है। इससे चुनाव आयोग अब तक बचता रहा है। जानकारों के मुताबिक 17C के डेटा से यह साफ हो सकता है कि फाइनल आंकड़े में कोई हेराफेरी तो नहीं हुई है। चुनाव आयोग क्या जवाब देता है, इसका अपडेट हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि आपका वोट अमूल्य है। अगर इसके साथ कोई छेड़छाड़ हुई तो वो जनतंत्र के सिद्धांतों पर कुठारघात होगा। आपके वोट के साथ हेराफेरी का हक किसी को नहीं है। सियासी नुक्ता विद नुक्ता में आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।